अच्छा, so CO3PO4 twice plus there's going to be H2O, right? So water is going to be there, और फिर आपने बैलेंस करना है, चार्जेस आप बीच में से हटा दो, ठीक है, you don't write charges. तो अब हमने इसको बैलेंस करना है, और मैंने क्या कहा है कि इसको पहले बैलेंस करना है जो सबसे आसान है, ठीक है, द इजीएस्ट वन. किसको बैलेंस करोगे अहमद, किसको करोगे बैलेंस? सर कॉपर कर सकते हैं. ठीक है, वो क्योंकि जो सबसे कम जगह पे है उसको बैलेंस करना है. कॉपर के बाद किसको करोगे? हाइड्रोजन. नहीं, हाइड्रोजन जो है वो 3 जगहों पे है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को फॉस्फोरस. फॉस्फोरस को कर लो, क्योंकि फॉस्फोरस. वो दिस 2 ओवर है, तो यहाँ पे भी 2 कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट वुड बी. अब हाइड्रोजन को कर लो, दे वुड बी 6 हाइड्रोजन्स ओवर हियर, और यहाँ पे भी देयर इज गोइंग टू बी 6 हाइड्रोजन्स, क्योंकि OH ट्वाइस है, ठीक है, देयर इज OH ट्वाइस, तो 6 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास. तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, एंड 12 के लिए आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑक्सीजन फिर खुद ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यू डोंट नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन. दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन. लास्ट वाली भी जल्दी से कर लेते हैं कि द लास्ट वन वाज आयरन 3 ऑक्साइड, जो ऊपर लिखा हुआ है. आयरन 3 का मतलब है कि Fe is 3+, और ऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रुप 6 में होता है, तो इट्स 2-, तो फॉर्मूला क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी Fe2O3 प्लस किसके साथ रिएक्शन है? इट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज H2SO4, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे कि H हटाओ और उसकी जगह Fe रख दो, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी Fe, एंड तो एक तो Fe होगा और साथ SO4 होगा, so Fe is 3+, SO4 is 2-, so the formula is going to be Fe2 and SO4 would be 3 plus there would be H2O, ठीक है, उसके साथ there would be H2O. So that's going to be your equation, and you would have to balance it. Charges गायब कर लो. ये सर, हाँ, ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप में? हाँ, एक ही ग्रुप में. क्यों? सही. मैं पूछा था ना, ये इधर ही मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्रिस क्रॉस कैसे करते. कि ये वाला जी यही. नहीं, देखो, वो सल्फर और ऑक्सीजन को छोड़ो, सल्फेट जो होता है वो SO4-2 होता है. सही. ठीक है, ये मैंने कहा था कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ये तो याद रखने हैं, ठीक है, मतलब इधर इधर कोई क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा. सल्फेट वो मैंने बताया भी था, एक एग्जांपल भी दिया था कि पॉलीएटॉमिक आयन जैसा हाइड्रोक्साइड है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर ना 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और बीच में उसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं. इसका स्ट्रक्चर बना कैसे है वो सब उसकी डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, मास क्लियर है? सही. आपको बस ये याद रखना है कि सल्फेट जो होता है दैट्स SO4, और उसका चार्ज क्या होता है? इट्स -2. वो इस पूरी चीज का चार्ज होता है, ठीक है. वो जो ग्रुप वगैरह का नंबर होता है वो सिर्फ एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करता है, कि अकेला एलिमेंट होगा ना तो उसके ऊपर अप्लाई करेगा. तो इसलिए सल्फेट इज वन थिंग, ठीक है, रिमेंबर दिस. वो जो पॉलीटॉमिक आयंस की जो लिस्ट है, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट एक्सेट्रा, दे जस्ट हैव टू बी रिमेंबर्ड कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, और मैंने बताया था कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज करते हैं, तो इसलिए दे फॉर्म आयंस, ठीक है, बात क्लियर है? जी सर. अच्छा, moving on, similar type of equation, the third one, the third reaction is, अच्छा, what's the third reaction? The third reaction is it's about a carbonate, or so it's going to be carbonate plus acid, and it's going to produce salt, water, and carbon dioxide. That's your third reaction. Carbonate is CO3-2, and now carbonate ions अकेले तो exist नहीं करेंगे. There must be a positive ion with them. So it's either metal carbonate, क्योंकि metals form positive ions, or simultaneously it could be an ammonium carbonate as well.
or ammonium carbonate. So these are the two things that would be with it. अच्छा, so कौन सा कर रहे थे? Carbonate. The third one. Carbonate plus acid and it produces salt, water, and carbon dioxide. So it had exactly the same structure. बिल्कुल उसी तरह बनती है equation के. Let's say you have aluminium carbonate and it's going to be a metal carbonate. या फिर it's going to be ammonium carbonate. There must be a positive ion next to it. So the first equation I'm going to do is sodium carbonate, which is Na is +1. Carbonate hota kya hai? It's CO3 -2. So the formula is going to be Na2CO3, right? Plus any acid. Let's pick nitric acid, which is HNO3. So kya banega? It's going to form salt, water, and carbon dioxide. The H in the acid would get replaced by sodium in this case. So sodium और nitrate साथ attach हो जाएगा. और उसको क्रिस क्रॉस कर लो, इसका फॉर्मूला +1 है, दिस इज -1, तो वो 1 1 ही रहेंगे. So you don't have to do anything. Plus there's going to be water and there's going to be carbon dioxide produced as well. ठीक है, तो कार्बोनेट वाले रिएक्शन के अंदर ना जो एडिशनल चीज प्रोड्यूस होती है, that's carbon dioxide. And remove the charges, ठीक है, and start balancing this equation. तो जो चीज आप बैलेंस करोगे that would be sodium first, क्योंकि सोडियम सिर्फ दो जगहों पे. So you're going to start balancing with sodium. So there would be 2 molecules of sodium nitrate और NO3 भी फिर आपके पास या नाइट्रोजन जो है वो एक है, लेकिन there are 2 molecules, so that's 2. तो इधर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे. H2 हो गए, तो यहाँ पे H वैसे ही 2 है, that's done. कार्बन को बैलेंस करो, कार्बन is 1 and there's 1 carbon over here. So the last thing, which is oxygen, वो खुद ही बैलेंस होगा. There are 3 oxygens and over here there are 6 oxygens, so that's a total of 9 oxygens. So there are 6 oxygens over here, 1 over here, and 2 over here. That is also 9 oxygens. ठीक है, ये clear है? Maz, is this clear? Ahmed, Manula, is this clear? सर हाँ. सर वो पता कैसे है कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड में प्रोड्यूस होंगी या फिर H2O प्रोड्यूस होगा या सॉल्ट प्लस H2O इससे पता प्रोड्यूस? लगेगा ना, कार्बोनेट है ना. जब भी कार्बोनेट होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? मगर Acid के साथ. एग्जाम में तो ये नहीं दिया होगा ना कि कार्बोनेट फॉर्म होगा और एसिड के साथ. अगर तो उन्होंने सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है तो दिया हुआ है ना. अगर तो दिया हुआ ही नहीं है तो फिर तो पता ही नहीं लगेगा, फिर तो किसी सूरत नहीं पता लग सकता. अच्छा, तो दिया होगा कि कार्बोनेट है या मेटल है या फिर मेटल हाँ, ऑक्साइड. वो तो दिया होगा ना, कुछ ना कुछ तो दिया होगा. ठीक है, सही. ठीक है. अच्छा, let's do another one कि you have aluminium carbonate. Aluminium +3 है, carbonate जो होता है that's CO3 -2. So the formula is going to be Al2 and CO3 would be 3 times. Plus इसका रिएक्शन करते हैं उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लेते हैं, which is H2SO4. So what would be the salt that is going to be produced in this reaction? Okay, the salt that would be produced is get rid of the H in the acid and replace it with aluminium in this case. So it would be aluminium Sulfate. and sulfate. और वो criss cross कर लो. Aluminium is +3, SO4 is -2, so the formula would be Al2 and SO4 would be thrice. Plus there's going to be water and carbon dioxide. वो बनेगा ही बनेगा. So plus in addition to that there would be water and carbon dioxide. तो ये सारा अब इसमें कि अब इसको उसी तरह बैलेंस करो. स्टार्टिंग पहले तो चार्जेस को हटाओ, साइड पे करो. सो स्टार्टिंग विद, किससे स्टार्ट करें, किसको बैलेंस करें पहले? Aluminium. तो एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं. तो दोनों साइडों पे 2 है, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड है. उसके बाद किसको बैलेंस करें? Hydrogen. वो भी बैलेंस्ड है.
और किसको बैलेंस करें? sulfur, सल्फर अच्छा, सल्फर यहाँ पे 3 है, ठीक है, मतलब एक ही सल्फर था, एस था, और वो ब्रैकेट में 3 है, तो 3 है, तो देयर इज ओनली वन सल्फर ओवर हियर, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. तो अब आपका हाइड्रोजन जो है ना, दैट इज अनबैलेंस्ड नाउ, सो दैट्स 6 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. और किसको बैलेंस करें अब? carbon रह गया ठीक है, उनको बैलेंस करो जो सिर्फ 2 जगहों पे या कम जगहों पे. कार्बन कितने यहाँ पे? 1. मतलब ब्रैकेट बाय 3 लगा हुआ है, तो दैट्स 3 कार्बन, राइट. अच्छा yes 3. तो इधर भी हम विल डू इट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो कार्बन इज आल्सो बैलेंस्ड नाउ, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एंड ऑक्सीजन रह गया. ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस होगा, वो काउंट कर लो. देयर 9 ऑक्सीजन ओवर हियर, 3 CO3 है ना. अच्छा, दे आर 12 ऑक्सीजन ओवर हियर, तो 21 बनते हैं टोटल. अच्छा, there are 12 over here, 3 over here, that's 15. 15 plus 6 oxygens, that's 21. So that's automatically balanced. Zini, is this clear? For us, clear? जी सर. अच्छा, फिर the other thing is, Zini, yes or no? Chat के अंदर लिख दिया करो, ठीक है. Now, अच्छा. Now the other thing is कि इसके साथ ना I'm going to start discussing another thing, which is अभी हमने 3 equations की हैं, ठीक है. We're going to practice them a lot. अब इन equations के साथ ना I'm going to start talking about the solubility of these compounds. ठीक है, हमने मेटल प्लस एसिड किया, बेस प्लस एसिड किया, कार्बोनेट प्लस एसिड. अभी 3 इक्वेशंस के ऊपर ही हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. सो उसके बाद क्या है कि solubility. The first thing is we have to learn कि what makes a thing soluble and what makes it insoluble. तो उसके लिए what you have to do is कि पहले तो ये सारे remember these are all ionic substances. कि aluminum sulfate है ना, there's a positive ion and there's a negative ion, right? Aluminum carbonate है, that's a positive ion and there's a negative ion. ये water और carbon dioxide, they're differently covalent molecules, so they're not made out of ions. लेकिन बाकी सारे जो है ना, they're ions. And what happens is कि ionic compounds की ना solubility अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने इनकी states भी लिखनी है, खाली इक्वेशन बनानी नहीं है, बैलेंस नहीं करनी. We have to write the states as well. So ionic compounds usually exist in a lattice, right? It's Na+1 and Cl-1, NaCl. Because it's not just one Na and one Cl, there would be lots of sodium ions and lots of Cl ions. ठीक है, sodium ions attracting Cl ions attracting sodium ions, so there would be a giant ionic lattice. So every ionic compound has a giant ionic lattice. एक crystal होता है, ठीक है. Solubility का क्या मतलब है? Solubility का मतलब है कि आप इस crystal को लेते हो and you start to vigorously stir. चम्मच से हिलाना पड़ता है, ठीक है. उससे क्या होता है कि वो जो आयंस है, they all get scattered. ठीक है, ये हमने पहले भी किया था. और they all get scattered, सोडियम आयंस फिर और Cl आयंस सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है. they get dispersed and they all, हर जगह ना water molecules जो है ना, they are surrounding them. So they are all water molecules which are surrounding them everywhere. तो इस तरह करके हर जगह ना वाटर मॉलिक्यूल उनको सराउंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आयंस आपस में फिर मिल नहीं सकते और वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर. अब सॉलिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती थी? सॉलिबिलिटी डिपेंड करती थी कि स्ट्रॉन्गर आयोनिक लैटिस होगा ना, तो मुश्किल से वो पानी के अंदर उसके आयन स्कैटर होंगे. कि अगर क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्गर आयोनिक लैटिस आर यूजुअली दे आर लेस सॉल्युबल. कि अगर ये आयंस एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो चम्मच से आप हिला रहे हो ना, दे वोंट गेट स्कैटर्ड, ठीक है. जैसा मार्बल है, मार्बल इज एन आयोनिक कंपाउंड. सीमेंट है आपका, जो कंक्रीट है, दैट्स एन आयोनिक कंपाउंड. तो
वो इतने स्ट्रॉन्ग लैटिसेस हैं और वो एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली दे अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली कि no matter how much you stir, the ions are not going to get scattered in water and they're not going to dissolve. The stronger ionic lattices are less soluble, and stronger ionic lattices have stronger ionic bonds. जैसे मार्बल के पीस को आप चम्मच से हिलाओ, कुछ भी नहीं होता, उसके आयन स्कैटर ही नहीं होते। लेकिन अगर आप NaCl को लो, योर कॉमन टेबल सॉल्ट, एंड यू चम्मच से आप उसे हिलाओ, विगरसली स्टर करो, तो वो कंप्लीटली आयनाइज होके इट वुड द आयंस वुड गेट स्कैटर्ड, ठीक है। सो दे हैव स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड्स, और ये जो स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ कि एक आयन दूसरे आयन को क्यों अट्रैक्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। वन इज द साइज ऑफ द चार्ज, मतलब चार्जेस अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Mg is 2 plus O is minus 2, there would be a lot more attraction between them. Aluminium oxide है, Al plus 3 O minus 2, a lot more attraction between them. Second factor is the size of the ion. Smaller ions जो होते हैं ना, they usually closer together, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। So that leads to more attraction. तो आपका जो आयनिक लैटिस होता है, it depends on two things. One is the size of the charge and the other one is the size of the ion. बड़े आयन होंगे तो वो एक दूसरे को इतना, एक तो वो लूजली पैक्ड होंगे क्योंकि बड़े हैं, तो वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, and they're not going to attract each other that much. छोटे आयन होंगे, they would attract each other a lot. So it all depends कि ये जो लैटिस है ना आयोनिक, इसका जो क्रिस्टल है वो कितने आराम से स्कैटर हो जाता है। आराम से स्कैटर होगा तो वो ज्यादा सॉलेबल होगा, मुश्किल से स्कैटर होगा तो वो लेस सॉलेबल होगा। याद है, क्लियर है सारों को? जीनियर, इज दिस क्लियर? मानुला, आज जी सर। सर आपने यहाँ पे कहा कि स्मॉलर आयंस आर क्लोजर टुगेदर, मतलब स्मॉलर आयंस के मतलब स्मॉलर आयंस होंगे तो ये देखो ना कि आयनिक लैटिस होता है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ना, राइट? यस तो स्मॉलर होंगे तो वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे ना। लेट्स से इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 है, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये करीब करीब है एक दूसरे से, एक दूसरे के करीब करीब है, तो जितने करीब होंगे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बड़े आयंस होंगे उनके ऊपर भी सेम चार्ज है, लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं तो वो थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो वो खुद सोचो ना, चीजें दूर दूर होंगी तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी ना, वीकर अट्रैक्शन होगी। अहमद, इज दिस क्लियर? नहीं सर, मतलब लार्ज भी तो पास ही है ना, वो भी क्लोजर नहीं है कौन से? सर? लार्जर आयंस फॉर एग्जांपल, ये जो आपने नीचे, ये देखो, भी तो पास हाँ, लेकिन वो देखो ना कि चार्ज इसके ऊपर भी +1 है ना, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, ओवरऑल -1 है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है, वो साइज की वजह से वो अब थोड़े दूर हो गए ना, वो उतने ही प्लस माइनस ज्यादा वो करीब करीब थे, और उनके बीच में डिस्टेंस कम था, सच ठीक है। साइज ठीक है सर, डिस्टेंस तो मतलब वो एवरेज साइज जो होगा ना उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट वुड बी, मतलब दे वुड बिकम फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। अच्छा, एनीवे, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये सारा डिस्कस करने की क्या जरूरत थी कि एक तो हमने आयनिक कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी पढ़नी है। एक पहले जनरल रूल ऑफ थंब कि स्ट्रॉन्गर आयनिक लैटिस आर लेस सॉल्युबल, यानी इसका जो ऑपोजिट होगा ना, दैट वुड बी कि लैटिस अगर वीक होगा ना तो दैट वुड बी मोर सॉल्युबल। तो एक तो आपने याद रखना कि लेस चार्ज, अगर किसी आयनिक कंपाउंड के ऊपर ना देयर इज लेसर चार्ज, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि उसका जो लैटिस है ना वो वीक है। चम्मच से हिलाओगे तो वो पानी के अंदर उसके आयन स्कैटर हो जाएंगे, वो सॉल्युबल डिसॉल्व करेगा बड़ा। तो लेस चार्ज, दैट्स मोर सॉल्युबल।
Bigger ions, they usually, क्योंकि उनका lattice weak होता है, they're usually more soluble. So we're going to start discussing the solubility table based on that. और ये भी उसके अंदर I gave you a sheet जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है. Starting with the first one, and that is कि ये याद रखना है कि group 1 H+1 यानी acids, ठीक है, any acid that has H, मतलब anything that has H+1 is an acid. NO3-1 and NH4+1, ठीक है, that's the first statement. कि इसके जो भी compounds होंगे ना, they're all soluble. ठीक है, they're all of them are soluble. क्यों? क्योंकि group 1 जो है वो Na+1 होता है, K+1 होता है, lithium+1 होता है. They always form weaker lattices. +1 और -1 के बीच में attraction कम होगी. Acids में H+1 होता है, they always form weaker lattices. NO3-1 -1 है, NH4+1 +1 है. तो जितना कम चार्ज होगा ना उतना easily वो scatter हो जाएगा. ठीक है, is this clear? जीनिया clear है? अहमद, माज clear है? जी सर. अच्छा, उसके बाद number 2 is the second point in the solubility table. Second point ये कि carbonates and phosphates, ये चार्ज ज्यादा है ना इनका, they're mostly insoluble. अच्छा, that means कि mostly insoluble, that means कि except ये जो ऊपर लिखे हुए हैं जो सारे soluble है, except group 1 and NH4+1. मतलब ये अगर साथ आ रहे हैं ना तो फिर वो soluble होगा, वरना ये carbonates और phosphates के बीच में ना कोई भी compound होगा ना which has phosphate in it, तो attraction ज्यादा होगी, lattice को तोड़ना that would be difficult. Number 3 is सल्फेट्स कर लेते हैं, SO4-2. ये मोस्टली सॉल्युबल होते हैं. लेकिन एक्सेप्शंस काफी होती हैं. देयर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट द चीफ एक्सेप्शंस आर BaSO4 and SrSO4, and you can add silver sulfate as well, which is Ag2SO4, and partially थोड़ा बहुत ना calcium sulfate. They're not soluble. So partially you can say CaSO4 as well. So SO4-2 के compounds जो होंगे वो mostly soluble होंगे. जहाँ पे भी आपको SO4-2 नजर आ रहा होगा, that would most likely be soluble, except for the ones that are mentioned over here. Now after that you have chlorides, bromides, iodides, TKS, Cl-1, Br-1, I-1 are mostly soluble. So any compound that has these 3 ions, they are mostly soluble. Except इसमें भी 2 exceptions है, except silver if it contains silver ions or Pb2+. इन दो के insoluble होते हैं, इनका lattice बहुत strong होता है, it's difficult to break. So these two are insoluble. Otherwise, anything that contains Cl-1 or Br-1 or I-1, that is soluble. अच्छा, then number 5 कि oxides and hydroxides की बात कर लेते हैं. अच्छा, they're mostly insoluble. Except there's some exceptions. Except number 1 is group 1. कि ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होंगे ना, NaOH हो गया, Na2O हो गया, पोटेशियम KOH हो गया. तो ग्रुप 1, except group 1, they are soluble, and some in group 2. बल्कि NH4+1 भी लिख देते हैं, वो भी NH4+1 की तो हमने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उसके सारे कंपाउंड्स
soluble होते हैं. अच्छा, some in group 2. Group 2 में काफी elements है, लेकिन some in group 2. उसमें याद रखना कि calcium hydroxide, that is partially soluble, and you have strontium hydroxide, which is more soluble, and you have barium hydroxide, which is also very soluble. Okay, so you have these three compounds. The first one is, I mean, these two are soluble. अच्छा, कोई आयन हमारे से मिस तो नहीं हुआ कि हमने ग्रुप 1 कवर कर लिया, it's 4+1, ठीक है. We've written most of them, chlorides, bromides, carbonates, हाँ, night. ठीक है, so I'll just go through this. This is your solubility table. Whenever you see a group 1 compound, that's soluble. Whenever you see an acid जिसके अंदर H+1 है, या बस जिसके अंदर H+1 है, that compound is soluble. NO3-1 soluble होगा. NH4+1 आ रहा है किसी भी compound में. The whole compound, remember the whole compound, I'm talking about the whole compound, तो वो soluble होगा. Carbonates or phosphates are most of the time insoluble, except group 1 and NH4+1 जो हमने पहले mention किया हुआ है. SO4-2 mostly soluble except for these 3-4. And Cl-1 they're mostly soluble, or O-2, OH-1 they're mostly insoluble. ठीक है, सिवाय group 1 के. यहाँ तक clear है? ये तो आपको memorize करना है. ठीक है, and it's also given in the sheet that I've posted earlier. ये clear है? फराज clear है? Amanullah, is this clear? जी सर. सर मतलब ये हमें चार्ज से समझ आएगा सॉल्यूबल है या फिर नहीं, क्योंकि सर ये किसी में चार्ज कम है वो मतलब सॉल्यूबल है, किसी में चार्ज ज्यादा है सॉल्यूबल. वो जनरल रूल मैंने बताया था कि मैंने वो समझाया था कि डिफरेंस होता क्यों है, कि लैटिस वीक होता है ना तो वो जल्दी स्कैटर हो जाता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है पानी के साथ. और लैटिस अगर स्ट्रांग होता है, एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें, तो आपकी चम्मच हिलाने से ना दे नॉट गोइंग टू गेट स्कैटर. ठीक है, तो ये जनरल रूल ऑफ थंब है. अब जिनके चार्जेस यूजुअली कम है वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जैसा ये Cl-1 Br-1 ये सॉल्युबल है. फॉस्फेट पे जाके ना -3 आ गया तो वो मोस्टली क्या इनसॉल्युबल है, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करेंगे, दे नॉट गोइंग टू मिक्स विद वाटर. ठीक है, तो ये अब मैं थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया. वो तो मैंने एक जनरल रूल ऑफ थंब बताया था. अब ये कि ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि आपको एक एक कंपाउंड का पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा नहीं सॉल्युबल. ठीक है, तो अब बारी बारी हमने ये करना है कि जो सॉल्युबल होगा उसके साथ एक्वस लिखते हैं. ठीक है, लेट्स से आई पिक सोडियम सल्फेट. अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है, इसके सामने ये मुझे बताओ कि सोडियम ग्रुप 1 में इज इट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? सॉल्युबल. सॉल्युबल. ठीक है, जीनिया क्या होगा? सॉल्युबल होगा. क्लियर है? जी सर, सॉल्युबल होगा. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर थिंग कि इफ इट्स सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल होगा तो आप उसके साथ एक्वस लिखोगे. ठीक है, एक्वस का मतलब है कि एक्वा मींस वाटर के साथ वो मिक्स हो गए. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कि अगर कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करता था तो उसके जो आयंस होते थे दे वुड गेट स्कैटर्ड इन द वाटर. ठीक है, Na+1 Cl-1 सारे अलग अलग हो जाते थे. वही यहाँ पे होगा कि इफ Na2SO4 इज सॉल्युबल, तो मुझे तो Na2SO4 में कौन से दो आयंस हैं? देयर इज Na+1 एंड देयर इज SO4-2, राइट? ये दो आयंस है ना Na2SO4 में, और क्वांटिटी वाइज देयर वुड बी 2 सोडियम आयंस. तो आप लिखोगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, दिस इज द डिसोसिएटेड फॉर्म. So this over here is your dissociated form. Okay, whenever you have a compound, an ionic compound, and that is soluble, aqueous होगा, तो उसके ions बिखर जाएंगे. They would get scattered in water. They would dissociate. Sodium ions अलग हो जाएंगे और SO4-2 अलग हो जाएंगे. और आप क्वांटिटी लिखोगे कि रिमेंबर जब आप फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो फॉर्मूलाज के अंदर यू ऑलवेज यूज सबस्क्रिप्ट्स कि ये 2 इंडिकेट करता है देयर 2 सोडियम आयंस, लेकिन आप छोटा 2 लिखते हो. ठीक है, जब कोई फॉर्मूला होता है. लेकिन जब आयंस अलग अलग हो जाएंगे, दे वुड गेट स्कैटर्ड, दे वुड डिसोसिएट, दे वुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर.
तो अभी भी you still have 2 sodium ions, but the sodium ions के सामने लिखना है 2. सामने लिखोगे ना 2, इसका मतलब है कि अभी भी आपके पास you have 2 sodium ions, but the sodium ions have nothing to do with each other. They're no longer together. मतलब एक sodium ion इधर है, the other one is over here. ये क्लियर है सारों को कि डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखना किस तरह, कि आपने उसके आयन स्कैटर हो गए, अलग अलग कर देने, एंड उसके साथ क्वांटिटी लिख दो सामने कि है कितने सोडियम आयन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में. ठीक है, एक और कर लेते हैं इसी तरह. लेट्स से वी हैव एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम +3 SO4 -2, तो Al2SO4 3. इसका जल्दी से बताओ, इज इट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? soluble. So it's soluble. ठीक है, इट इज सॉल्युबल क्योंकि SO4 के बारे में क्या लिखा हुआ है, दे मोस्टली सॉल्युबल. ये 4-5 को छोड़ के all of them are soluble. तो जिसमें भी SO4 आ रहा होगा कंपाउंड के अंदर, this would be soluble. So you're going to write aqueous with it. और ये इसके आयंस भी पानी में स्कैटर हो जाएंगे. एल्युमिनियम आयन अलग पानी में घूम रहा होगा और SO4 -2 वो अलग पानी के अंदर घूम रहा होगा. ठीक है, लेकिन है टोटल कितने आयंस? there are a total of 2 aluminum ions and there are a total of 3 sulfate ions. ठीक है, aqueous state के अंदर. ठीक है, जब तक वो इकट्ठे थे ना, तो आप स्मॉल 2 और स्मॉल 3 यूज कर रहे थे. जब वो स्कैटर हो गए, दे नो लॉन्गर टुगेदर, यू यूज बिग 2 एंड बिग 3. मतलब दोनों का मतलब एक ही है कि देयर 2 एल्युमिनियम आयंस एंड देयर 3 सल्फेट आयंस. 2 एल्युमिनियम आयंस, 3 सल्फेट आयंस, बट व्हेन दे आर टुगेदर यू यूज सबस्क्रिप्ट. जब वो अलग अलग हो गए तो बड़ा 2 लिखते हो. ठीक है, अच्छा, लेट्स डू अनदर वन के लेट्स से H3PO4. क्या एक्वस है या सॉलिड है? aqueous. ठीक है, ये एक्वस है. ACPO4 आ गया. सो ACPO4, अच्छा, व्हाई मास क्यों एक्वस है? क्योंकि PO4 mostly insoluble except group 1. ठीक है, ये ग्रुप 1 का तो नहीं है. H ग्रुप 1 नहीं, H+1 के बारे में पहली स्टेटमेंट लिखी थी कि whenever you have an H+1 or you have an acid, they all soluble, no exception, सारे soluble है. तो इसमें H+1 आ रहा था. मास क्लियर है? जी. तो इसको अगर if you mix it in water, the H+1 and phosphate ions, they're going to scatter. ठीक है, और कितने H+1 है आपके पास इस फॉर्मूले में? There are 3 H+1 ions. अच्छा, let's do calcium carbonate. क्या स्टेट होगी कैल्शियम कार्बोनेट की? Insoluble. ठीक है, इनसॉल्युबल, क्योंकि CO3 -2 के बारे में लिखा हुआ है. अच्छा, आपको ना दोनों आयंस की पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक आयन का अगर आप कर लोगे ना, तो उससे पता लग जाएगा द होल कंपाउंड. ठीक है, कि तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में CO3 के बारे में लिखा हुआ है मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट द ग्रुप 1 वाले कार्बोनेट. ठीक है, दिस इज नॉट ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. तो एक्सेप्शन इस पे अप्लाई नहीं करती एंड इट वुड बी अ सॉलिड. और सॉलिड्स जो होंगे दे नॉट गोइंग टू डिसोसिएट, क्योंकि वो दे डोंट डिसोसिएट. जो कि क्लियर है यहाँ से कि इफ समथिंग इज नॉट डिसॉल्विंग तो उसके आयन स्कैटर होंगे क्यों इन द फर्स्ट प्लेस. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, क्लियर है? मानुला, इज दिस क्लियर? मुर्चा नहीं है, मुर्चा नहीं. अच्छा, ये क्लियर है? फराज, क्लियर है? जी सर. अब एक काम करना है कि ऊपर जो भी इक्वेशंस लिख रहे थे ना, वी गोना राइट दोस इक्वेशंस विद स्टेट्स.
So I'm going to write sodium group 1 है, so that's going to be aqueous, right? तो ये वाला जो है ना, that's aqueous. The first one. Nitric acid. Acid जितने भी होते हैं they are aqueous. Sodium group 1 में आ रहा है. और NO3 के बारे में भी अगर solubility table देखो ना, group 1 और दोनों के बारे में ही देख लो. NO3 -1 किसी में भी आएगा, it's going to be soluble. It's always soluble. So sodium nitrate is also aqueous. And then you're left with H2O. H2O, remember, is always written as a liquid. And CO2 over here is a gas. So ये तीन चीजें. तो आपने ना अब क्या करना है कि you have to write an equation, but you also have to give the states. बस ये याद रखना, water और carbon dioxide की जो state होती है, that's a liquid. बाकियों की state आप इस solubility table से figure out करोगे. तो your homework is, ठीक है, make sure सारे बजे send करो. Your homework is कि let's say I have magnesium carbonate. And I want to react it with, let's say, HCl. That's one reaction. Plus, I want to react it with phosphoric acid. And also, let's say, I want to react it with H2SO4. तो इन सारों के साथ I make a balanced equation. और खाली मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, ये इसको चेंज करते हुए नंबर 1 ये तीन रिएक्शंस बनाने मैग्नीशियम कार्बोनेट के. फिर नंबर 2 तीन रिएक्शंस बनाने किसके बनाए, कॉपर 1 ऑक्साइड के. ठीक है, so it's going to be 3 reactions for this and 3 reactions for the other one as well. ये clear है? Is that copper 1 oxide? हाँ, copper 1 oxide. Okay. ठीक है, इस ये बेस प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर बनेगा. दिस इज कार्बोनेट प्लस एसिड, तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो मेक फुली बैलेंस्ड इक्वेशंस. And also at the same time, based on the solubility table, write the states कि वो है क्या, सॉलिड है या एक्वस है. इनसॉल्युबल होगा तो सॉलिड होगा, एक्वस होगा तो सॉल्युबल होगा. ठीक है, तो ये 6 इक्वेशंस है. मैग्नीशियम कार्बोनेट विद ऑल दीज एसिड्स एंड कॉपर 1 ऑक्साइड विद ऑल दीज एसिड्स. ठीक है, ये सारे करने. अगर बीच में टाइम मिले आज ही कोशिश करनी है कि ये कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दो, सो आई कैन हैव अ लुक. चलिए ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं. ये काम करो, अगर तो फ्री हो तो अभी भेजो. ठीक है, अमानुल्लाह हो जाएगा. अमानुल्लाह आपने भेजा था मुझे लास्ट. I didn't send you the previous one, but I'll send you this one. तो ठीक है, प्रीवियस भी ट्राई करो, वो भेज दो. Okay, it's in the group, right? ग्रुप में मेरे नंबर पर्सनली भेज दो मुझे. ठीक है, Okay. हाँ वो ग्रुप के ऊपर है, वो पोस्टेड है. इट्स इन द ग्रुप. ठीक है, चलो ठीक. हाँ जी, हाँ जी. सर वो आपसे ना एक्चुअली बात करनी थी मैंने स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल के बारे में. हाँ हाँ मतलब मैं मौज और फराज, मतलब सर हमें ना वो कैम्ब्रिज की तरफ से ना वो कहा गया है कि हमारा पेपर 6 जो है ना, हाँ क्योंकि वो स्कूल्स बंद है ना, तो वो कह रहे हैं कि एटीपी वो इतना उससे एक्सपीरियंस नहीं किया गया, स्कूल में नहीं हुआ. तो उन्होंने ना हमें ऑप्शन दिया कि अगर आप पेपर 6 को कैंसिल करना चाहते हैं हाँ हाँ. तो आप क्या मतलब रेकमेंड करेंगे कि हमें P2 और P4 ही बस देना चाहिए, पेपर 6 भी दे दें मतलब बैकअप के लिए, क्या कहते हैं, तीनों देने चाहिए? पेपर 6 बताओ, आईजीसीएसई है ना. हाँ, आईजीसीएसई है. पेपर 6 उसी में होता है. वो होता आसान है, तो वो दे दो. मैं कहता हूँ दे दो. उसमें ज्यादा मार्क्स, वो सबसे आसान पेपर है. सबसे आसान पेपर क्यों निकाल रहे हो तुम? पता नहीं सर, वो कह रहे हैं कि बच्चों के कम मार्क्स आते हैं टीपी में, P2 P4 में अच्छे आते हैं,
लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मतलब P6 के भी आपके मार्क्स होंगे, तीनों के मिला के आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं, वो P6 में मार्क्स ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। और मतलब सर ना करें, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द क्लास कह रही है कि हम नहीं दे रहे, बर्डन कम हो जाएगा। हाँ, वो बर्डन का देखना है तो वो देख लो। एक और चीज बताऊं कि एक और मैं बताता हूँ इशू क्या है। तुम लोग उधर ही दे रहे हो ना, सऊदी अरेबिया में दे रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा, एक और वजह ना कि ऑप्ट आउट क्यों नहीं करना चाहिए वो ये कि 3 पेपर्स है ना, तो केम्ब्रिज का होता है कि अगर आपने 50% से ज्यादा पेपर दिया हुआ है ना तो आपको वो ग्रेड दे देते हैं। तो अब ये नहीं पता कि अब लेट्स से आप एग्जाम देने गए हो तो एक दिन ना आपका जो सेंटर है ना उसमें कोरोना की वजह से ना वो सेंटर क्वारंटाइन हो गया, या आप किसी को कोरोना हो गया और वो अब नहीं देने जा सकता एग्जाम ना, तो तो या किसी और की वजह से ना आप क्वारंटाइन होके बैठे हुए हो ना, तो उसमें फिर ये फायदा होगा कि चलो एक अगर लेट्स से पेपर मिस हुआ तो 2 पेपर तो दिए हुए हैं और आपने 50% ज्यादा पेपर सबमिट मतलब किया हुआ है, तो आपका रिजल्ट फिर भी वो वेटिंग करके ना वो रिजल्ट दे देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 पे आप जाते हो ना तो एक भी पेपर मिस हुआ ना किसी भी वजह से, तो वो आपका 50% से कम हो जाएगा, क्योंकि एक पेपर तो आपने पहले ही मिस किया हुआ है अगर आप P6 नहीं दे रहे। समझ आइए बात अहमद? हाँ सर, लेकिन मैंने सुना था वो कह रहे थे कि मतलब P2 और P4 की टोटल करके करेंगे, P6 को मतलब टोटली एग्जाम्प्ट कर नहीं देंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, P6 नहीं वो वेटेज लगाएंगे ना, मतलब एग्जाम नहीं करेंगे वो। हाँ जी सर। जिन्होंने P6 दिया होगा उनको तो एक्चुअल मार्क्स होंगे ना, जिन्होंने नहीं दिया होगा उनको वो जो एवरेज जो पहले उनके मार्क्स आए हुए ना 2 पेपर्स में वही अगले में डाल देंगे ना। ठीक है, तो अच्छा। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि P6 आसान होता है, तो अगर तो बर्डन कम करना है, क्योंकि चॉइस है, अब तुम्हारी चॉइस है, वो बर्डन कम करना है तो कर लो। बर्डन तो कम नहीं होगा, सिर्फ बर्डन ये कम होगा कि वो जो 1 घंटा जाना है ना एग्जाम हॉल, वो बर्डन कम होगा। पढ़ाई तो उसके लिए भी वही करनी है, इसके लिए भी वही करनी है। सर अगर मतलब ऑप्ट आउट कर देते हैं आगे जाके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ना, ए लेवल्स यहाँ से नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी वगैरह। वो तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का डिसएडवांटेज होना है। तो वो तो कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये 2 ऑप्शंस कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता एक पेपर आपको मिस करना पड़ जाता है किसी भी वजह से, तो अब अगर आप P6 ना दे रहे हो और फिर लेट्स से कुछ हुआ है और किसी साथ वाले बच्चे को कोरोना हुआ है और आप क्वारंटाइन होकर बैठे हुए हो, तो आप अब P4 भी नहीं दे रहे, पीछे रह जाता P2 के ऊपर खाली वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। नहीं सर, इसके तो मतलब चांसेस बहुत कम नहीं है, मतलब कोरोना का ऐसे होना किसी हाँ, बच्चे को। खैर कर लो, ऑप्ट आउट भी कर लो। मेरा ओपिनियन ये है कि कोई इतना बड़ा फर्क भी नहीं है, मतलब इतना मैसिव डिफरेंस नहीं पड़ेगा। कल रात तक सबमिट करना है वो फॉर्म तो। हाँ, मतलब किसी के दोनों एंगल से ना कोई इतना मैसिव कोई डिफरेंस नहीं है। इन्नी मिनी माइनर वो करके भी कर लो, वो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। हम्म, कि इतना कोई वो नहीं है कि उसका फायदा होगा इसका नुकसान होगा। बस ये होगा कि P6 आसान है, तो वो है कि अगर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना तो पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हारी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। सर, बस लेकिन वो थ्रेशोल्ड लो लेवल वो होता है, लो होता है, मतलब मार्क्स P6 के। यह P6 में मार्क्स मेरे ज्यादा आराम से आते हैं, P4 में मुश्किल से आते हैं। ठीक है, अच्छा। P6 तो बहुत छोटा सा पेपर होता है। P6 में पहले 80% मार्क्स तो फ्री के होते हैं, वो आखिरी जो एक 20% का क्वेश्चन होता है वो उसी पे सोचना पड़ता है। बाकी तो बस एपरेटिस के नाम बताओ, वो एक ग्राफ बनाना होता है, वो बनाओ, वो तो फ्री के मार्क्स होते हैं। वो टेबल के अंदर वो थर्मीटर दिए होंगे, उनकी रीडिंग्स लिख लो, मतलब वो तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। हम्म, तो सर मतलब अभी आप पढ़ाएंगे ना हमें B6? हाँ हाँ, हमने एक्सपेरिमेंटल तो किया भी है ना, P6 के पेपर्स हम अटेम्प्ट करेंगे। हाँ। ठीक है, हम्म, Excuse me, ठीक। sir. जी जी, I have another class. Can I ठीक है, leave? हाँ ठीक है ठीक है, यू कैन लीव, एनीवन हु वांट्स टू लीव कैन लीव। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो।
चले ठीक। मतलब सर कर हाँ, दें हाँ। फिर P6 का कि हमने देना कर या लो। आज का दिन सोच लो ये सो कर मैं लूं? तो कह रहा हूँ दोनों दोनों एंगल से ना कोई फायदा है ना कोई खास नुकसान है, वो बस कर लो जो भी तीनों ने चारों ने डिसाइड करना है। ये सारे जो कर रहे हैं ना वो कर लो, मतलब वो होगा कि एक दिन फिर एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि जैसे एक दिन मतलब तो सिर्फ ये फायदा होगा कि P6 वाले दिन जो पेपर होगा उस दिन तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तो तुम उस दिन बैठ के ना किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर लोगे। तो नहीं सर फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता भी हूँ तो उसका क्या फायदा है मेरे लिए? ये कोरोना के बारे में आपने जो बताया, इसके अलावा मार्क्स में या कोई ऐसा भी फायदा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने तो वही कहा है कि वेटेज वो वेटिंग करके वो मार्क्स दे देंगे, तो मार्क्स तो फिर भी मिल जाएंगे। हाँ सर, वेटेज करके नहीं देंगे वो, जैसे पिछले साल जितने बच्चों ने दिए थे उनका एवरेज निकाल के आप वो देंगे फिर P6 का, नहीं ये कहा है। नहीं, किसी और बच्चे के मार्क्स तो नहीं आपको पकड़ा देंगे ना। नहीं, लेकिन सारे जितने दिए थे उनका वो बोल रहे थे एवरेज निकाल के। नहीं कि हर बच्चे को एक ही मार्क मिलेंगे। नहीं सर ये कह रहा मतलब कह रहा कि उसका फॉर एग्जांपल सारे बच्चों के ना जो मार्क्स नहीं है उसकी हाँ, एवरेज निकाल के फिर उस हिसाब से वो मार्क्स देंगे, तो जितने भी बच्चे P6 के पेपर देंगे ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर तो आप हर बच्चे को एक ही मार्क मिल रहा है ना। तो मतलब अगर उस तरह है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि वेटेड एवरेज लगानी है ना, यानी आप ही के मार्क्स की एवरेज लगाएंगे। हाँ जी जी सर, मतलब ये तो नहीं होगा मैं कि कंफर्म कर एक बच्चा P1 में 4 नंबर ले रहा है और P2 के अंदर 4 नंबर ले रहा है, P4 में भी फेल हो रहा है और उसमें उसके 10 आए 70-80 में से, और फिर वो एंड में ना P6 में उसके ज्यादा लगे हुए हैं, तो उसके अपने मार्क्स की मेरे ख्याल से एवरेज लगनी है। लेकिन चलो मैं खुद कुछ सर्च करता हूँ कि वो किस तरह मार्किंग करेंगे, मैं देखता हूँ। ओ सर, हाँ हाँ, हाँ वो जी, हाँ। कल 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 स्कूल जाना है, तो कल की क्लास होगी या नहीं? नहीं, अगर तो नहीं होगा तो फिर मैं कर लेते, फिर फ्राइडे को कर लेते हैं। ओके। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा उस पर। ओके, टेक केयर। सर बाकी उसका फिर P6 का आज सोचने दें, आप भी अगर हो हाँ, मैं सके भी कोई देख वो लो। इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।